सेक्शन 139 में ही कह रहे थे, तो उसमें डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में हमने समझ लिया था। दूसरी चीज़ है कि अगर डिफेक्टिव रिटर्न हो तो उसको फिर रेक्टिफिकेशन के लिए क्या किया जाएगा, कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो असेसी को 15 दिन का टाइम देगा कि अपनी रेक्टिफाई करके दे सकते हो, आप अपनी रिटर्न जो है फाइल कर सकते हो। उस 15 दिन के तहत अगर अगर एसएससी ने फाइल नहीं की, कर दी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं की तो फिर मान लिया जाएगा कि उसने कभी रिटर्न फाइल की ही नहीं थी, मतलब कि उस रिटर्न को वर्ड ऑफ इनिशियो मान लिया जाएगा, यानी कि रिटर्न असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं पहुंची। अब आता है सेक्शन 139A, जिसमें हमकी परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में हमको बोला गया है, यानी कि इसको हम पैन कहते हैं। तो पैन के बारे में पेज 12.4 और 12.5 पे पैन और आधार कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो ऐड ऑन हुई थी वो है। कुछ खास है नहीं, जो बाकी कुछ रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं। तो पैन के बारे में बता रखा है, पैन क्या क्या चीज़ें करता है, और पैन जो है कब कब आपको नेसेसरी अप्लाई करना पड़ता है, या फिर पैन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने पैन यानी कि अप्लाई कर चुके हो, और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने असेसिंग ऑफिसर को अपनी रिटर्न के साथ जमा करना है। बाद में आता है कि आधार नंबर को आप कब पैन के बदले, मतलब पैन की बजाय कब आप आधार नंबर जो है अपना फाइल कर सकते हो, उसके साथ उसके साथ जो है अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो। अब बता रखा है कि आधार नंबर जो है कब कब कोड करना चाहिए, वो दे रखा है सेक्शन 139A में। तो ये ये भी कुछ ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। बाकी जो अगला सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 140A, जो थोड़ा समझने वाला सेक्शन है, कुछ खास नहीं है, उतना ही है जितना पहले था। सेक्शन 140A जो कि कहता है सेल्फ असेसमेंट कैसे होगी। अब आता है सेक्शन 140A, जिसमें हमने कहा है सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट में हमें जो तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी है, वो है कि हम जो खुद, पहली चीज़ है कि हमने जो भी पेमेंट करनी है, टैक्स, इंटरेस्ट या फिर फ़ी, वो हमको फाइल कर देनी चाहिए। और इसके साथ एक प्रूफ हमको जो है दे देना चाहिए। तो इस सेक्शन में कुछ खास है नहीं, इस सेक्शन में बस हमको एक चीज़ इंश्योर करने का बोला है कि हमको ये चीज़ें देखनी चाहिए। उसके साथ अगर एक प्रूफ जमा हो जाए कि आपने जो रिटर्न फाइल करने का प्रूफ, पेमेंट ऑफ टैक्स का प्रूफ, इंटरेस्ट का जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे हो जाता है प्रीवियस ईयर में, वो असेसमेंट ईयर में पे नहीं होता। तो प्रीवियस ईयर में जो एडवांस टैक्स पे होता है वो एस्टिमेट बेसिस पे होता है। वो कुछ उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपने कमा लिया और उसके बाद ही आप पे करना है, आपको पहले पे करना है, उसके बाद आप कमाते रह सकते हो। तो उसका प्रूफ, आपने एडवांस टैक्स जो पे किया है उसका प्रूफ, इंटरेस्ट और फ़ी का प्रूफ आपको उसके साथ जो देना चाहिए। ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेड बाय द एसएससी। तो अगर कोई भी एसएससी जो है टैक्स पे नहीं कर पा रहा, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट और फीस लग जाती है, तो फिर उसको इस स्टेप में, मतलब ये लॉ में तो नहीं दिया गया, पर उसको इन तीन इस स्टेप में उसको अपनी जो है लाइबिलिटी से दूर होना चाहिए। पहली जो जो पेमेंट है वो करनी चाहिए उसको फ़ीस के लिए, दूसरी है वो करनी चाहिए इंटरेस्ट के लिए, और तीसरी है जो भी टैक्स बच गया उसको पे करने के लिए। अब पहले टैक्स पे करने के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि फिर जो है हम जो अगर फ़ी पे नहीं कर पाएंगे, फ़ी में हो सकता है हमने अगर पैसा जो है कम रह गया, तो फ़ी अगर पे नहीं कर पाए तो फ़ी पे ना करने की सज़ा जेल या फिर अच्छी खासी पेनल्टी और हो सकती है। लेकिन टैक्स पे करने की जो है वो की पेनल्टी जो है वही होती रहेगी, फिर फ़ीस बढ़ती रहेगी, इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो वो हम जो है पे कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन जेल जाने से अच्छा तो यही है कि हम जो पहले फ़ी पे करें, फिर इंटरेस्ट पे करें, उसके बाद टैक्स में जो भी पेमेंट आ रही है वो फिर पे करें। अब इंटरेस्ट जो कि 234A और 234B में दिया गया, जो कि हमको बताया गया कि कोई भी इंटरेस्ट किस तरीके से लगेगा। तो इंटरेस्ट लगने का एक फॉर्मूला है, किस तरीके से कितना अमाउंट हमको अनपेड अमाउंट पे हमको इंटरेस्ट लगाना है। तो वो फॉर्मूला हम पढ़ सकते हैं पेज नंबर 12.5 पे। अब आ जाता है सेक्शन नंबर, और हाँ, सबसे पहले तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू पे इंटरेस्ट और फ़ी क्या है, कि जो भी प्रोविजंस होंगे वो अप्लाई होंगे। तो ये कोई सेक्शन कुछ खास था नहीं, बस इसमें
काफ़ी ऑब्वियस चीज़ें बताई गई हैं। हाँ, तो अगला सेक्शन जो आता है वो आता है सेक्शन 139 बी। अब 139 बी में क्या है, इसमें टीआरपी के बारे में बोला गया। टीआरपी टीवी रेटिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि टीआरपी एक गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को इस चीज़ के लिए जो है ट्रेन किया जाता है। उन्हें हम कहते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। अब टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर कोई इतने बहुत हाई लेवल वाले को हाई लेवल जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनकी जो फाइल रिटर्न फाइल नहीं करते, बल्कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनकी रिटर्न फाइल करने में उनको मदद करते हैं। इनकी फ़ीस भी बहुत कम होती है। इनकी फ़ीस एट द मैक्स 1000 रुपीज़ हो सकती है पर पर्सन, या फिर 3% ऑफ द टैक्स पेड बाय द एसएससी। यानी कि अगर उस बंदे ने 1000 2000 या मतलब सॉरी या तो 80,000 का जो अगर उसने अगर पे किया है, या फिर तो फिर उसको 1000 रुपीज़ का उसको जो सैलरी उसको जो फ़ीस मिलेगी। अगर 30,000 का उसने जो है टैक्स पे किया है, तो फिर उसको 30,000 का जो 30% है, सॉरी जो 30,000 का जो 3% है, वो हो गया 900 रुपये। तो 900 रुपये उसको मिलेंगे। और अगर 5,000 है तो उसको सिर्फ 150 रुपये मिलेंगे डिपार्टमेंट से। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें कितना डिपार्टमेंट पे करेगा, कितना एसएससी पे करेगा, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई इतनी बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, और कोई इतने ज़्यादा इसमें जो है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भी नहीं। तो इसको भी हम जो सेक्शन इसको भी पेज 12.6 पे बड़े आराम से 1-2 मिनट लगा के पढ़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है सेक्शन 140, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न कैसे करनी है हमको। अब इस सेक्शन में बताया गया है कि कौन वेरीफाई करेगा। तो इंडिविजुअल के केस में सबसे पहले देखते हैं। इंडिविजुअल केस में वेरीफाई करने वाला वो इंडिविजुअल खुद होना चाहिए। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल मेंटली इनकेपेसिटेटेड है, तो फिर कोई और इंसान जो कि उसका गार्डियन हो या कोई और पर्सन हो तो उसको वो कर सकता है। लेकिन अगर वो बंदा जो है वो इंडिया में ही नहीं रहता, तो उसने अपना एक एजेंट होना चाहिए जो कि उसने इंडिया में ऑथोराइज़ कर रखा हो। वो उसकी रिटर्न को वेरीफाई वो करेगा। और अगर कोई भी और रीज़न है तो फिर उसका जो ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट उसको उसकी जो है रिटर्न फाइल को वेरीफाई करेगा। अब एच के केस में क्या होता है, कर्ता करेगा। अगर कर्ता मेंटली इनकेपेसिटेटेड है या फिर इंडिया में नहीं रहता, तो फिर जो भी दूसरा कोई बड़ा एडल्ट मेंबर है, कोई भी मेल या फीमेल में से, वो उसको कर सकता है। कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर करते हैं। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई भी डायरेक्टर कर सकता है। अ, अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट कंपनी है तो फिर उसके केस में एजेंट कर सकता है, जो कि उन्होंने इंडिया में अप्लाई कर रखा होगा। और अगर कंपनी को लिक्विडेट करना है तो फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज को देती हैं, वो करेगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है, तो उसको उस कंपनी को ले रखा है, या उस कंपनी को उसके शेयर्स दे रखे हैं, या फिर मैनेजमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ही है, तो फिर प्रिंसिपल ऑफिसर वेरीफाई करेगा। और अगर कंपनी ने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है, तो फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो कि एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, जो कि इंसॉल्वेंसी का जो काम संभालती है, जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो देंगे, वो वेरीफाई करके देगा। अब आता है पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप फॉर्म में जो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले दिया गया है वो दिया गया मैनेजिंग पार्टनर को। अगर मैनेजिंग पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई भी पार्टनर कर सकता है। अब आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, और डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई भी पार्टनर कर सकता है। बाकी हो गया पॉलिटिकल पार्टी हो गई, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो करेगा। लोकल अथॉरिटी होगी, उसमें प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। कोई भी और एसोसिएशन है तो उसमें प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। प्रिंसिपल ऑफिसर अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसका जो कोई भी और मेंबर कर सकता है। और बाकी जो इतने भी पर्सन है वो खुद कर सकते हैं, या फिर जो है कि कोई किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को बुला के कर सकते हैं।